प्यारे छात्रों एवं मेरे प्रिय साथियों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर हम वरुण कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज शिक्षा के इस कड़ी में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी अनिवार्य है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी टेट, सब इंस्पेक्टर, पुलिस भर्ती यानी जितने हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस बनता है उस सभी के लिए यह अनिवार्य है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अनिवार्य है। इसमें हम गहराई से आपको अध्ययन के विषय में बताएंगे। बेटा करें अध्ययन कराएंगे। देखिए, हम सबसे पहले वर्ण और अक्षर से संबंधित सभी चीज़ों को अवगत करा दें आपको। वर्ण या अक्षर, वर्ण इसी को हम लेटर कहते हैं। बेटा मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है वर्ण, क्या होता है अक्षर? अखंड मूल ध्वनि। देखिए, यह एक प्रकार की मूल ध्वनि है जो अखंडित है, जिसे खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण एक प्रकार की मूल ध्वनि है जो अखंडित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, यह अनासवान है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे खंडित भी नहीं कर सकते हैं और न ही इसे विभाजित कर सकते हैं। अर्थात हमारे कहने का आशय प्यारे बच्चों कि यह अनासवान और अखंडित एवं अविभाजित है। सबसे पहले हम वर्ण के विषय में देखिए, हर एक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है। अर्थात कहने का आशय है कि प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है। प्रत्येक वर्ण की जो ध्वनि है अपना एक विशेष आकार रखती है। हर एक ध्वनियों की अपनी अपनी आकार होती है। चाहे जैसे क ख ग एक कंठ का प्रयोग करके बोला जाता है और च इसे तालव्य होता है, यानी हर एक अलग अलग शरीर के अंगों द्वारा, मुंह के अंगों द्वारा इसको उच्चारित किया जाता है। यानी जो ध्वनि अंग हमारे हैं, हर एक ध्वनि अंग अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग व्यवस्था करती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पृथ्वीपाल पांडे ने बताया था कि वर्ण 49 होते हैं, लेकिन बेटा यह अमान्य है एक तरीके से कि यह 49 वर्ण जो होते हैं यह नहीं, बल्कि यह 52 वर्ण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बताया, अर्थात वासुनंदन प्रसाद ने अपने किताब में लिखा है कि वर्णों की कुल संख्या 52 है। प्यारे साथियों, ध्यान रहे कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है जिसमें 52 की चर्चा नहीं होगी, तो वहाँ आप 49 लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ 52 है तो 52 को प्राथमिकता देना, क्योंकि हिंदी केंद्रीय निदेशालय या राजभाषा विभाग जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, यह 52 वर्णों की गिनती करती है, यानी वर्णों की संख्या कुल 52 मानती है। और एनसीईआरटी बुक भी यही कहता है, एनसीईआरटी में भी यह 52 वर्णों के जिक्र किया जाता है। तो हमारे कहने का आशय प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। देखिए, जैसे कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं जो संयुक्त 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। छ जो है यह क और श से मिलकर बनते हैं, त र से मिलकर बनता है और ज्ञ ज और ञ से मिलकर बनता है। ये संयुक्ताक्षर है। सबसे पहले हम आपको वर्ण अक्षर के 2 भाग जो स्वर और व्यंजन में बढ़ जाते हैं, इसके विषय में हम एक जनरल सामान्य रूप से चर्चा कर देते हैं प्यारे बच्चों।
और मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट में अब तो वृद्धावस्था में भी दबाव बना हुआ है टेट परीक्षा निकालने के लिए। तो देखिए, यह हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। देखिए, वर्ण या अक्षर यह दो प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों एवं बच्चों, स्वर एवं व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु ने कुल स्वरों की संख्या 11 बताई है। वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। और स्वर होते क्या हैं प्यारे साथियों? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब कि यह किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात इसे उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर क्या होते हैं? यह स्वतंत्र होते हैं। इसको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है प्यारे साथियों, यह हमारा जो बोर्ड है न कि स्मार्ट बोर्ड, मेहनत ज़्यादा होता है। देखिए, इसमें संख्या 11 संख्या है, वर्णों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 जो वर्ण हैं यह स्वर होते हैं, लेकिन हम इसमें आपको बता दें, आगे भी बताएंगे। देखिए, पहला इसको हम आपको बताएंगे कि कौन लघु ह्रस्व यानी दीर्घ होते हैं। व्यंजनों की संख्या मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कुल 5 5 25 और 4 29 4 33। कहने का मतलब ये जो पूरा है मेरे प्रिय साथियों एवं बच्चों, यह व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। व्यंजनों की कुल संख्या मेरे प्यारे साथियों यह 33 जो हैं और कुछ इसमें यह 33, इसके बाद प्लस A4 और प्लस 2 ए हैं और प्लस 2। कहने का यहाँ मतलब ये समझाना चाह रहे हैं प्यारे साथियों कि 33 जो हैं यह व्यंजन और 4 जो होते हैं संयुक्ताक्षर और 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अनुस्वार जिसे हम अयोगवाह कहते हैं, यानी जो बिंदी और विसर्ग हैं, यह अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार को। यह कुल मिला जुला कर 33 4 37 4 41 व्यंजन हैं प्यारे साथियों। फिर से देख लीजिए, यह 33 4 जो है संयुक्ताक्षर हैं, 2 द्विगुण हैं और 2 अनुस्वार मिलाकर कुल 41 व्यंजन हैं। और हर एक व्यंजनों की अपनी अलग अलग ध्वनि है। जैसे क से लेकर अंग तक यह क वर्ग कहे जाते हैं। पहला अक्षर का क है, क वर्ग। च से शुरू होने वाली जो लाइन 5 तो अक्षर हैं यह च वर्ग। ट से शुरू होने वाले ट वर्ग। और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों त से शुरू होने वाले त वर्ग और प से शुरू होने वाले प वर्ग हैं। इसमें एक क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं और च वर्ग तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं और त वर्ग दंत से बोले जाते हैं। और प वर्ग के जो अक्षर हैं यह ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहने का मतलब क ख ग घ अंग यह कंठ से बोले जाते हैं प्यारे साथियों। और च वर्ग से तालव्य होते हैं और ट वर्ग को हम मूर्धा से बोलते हैं, ट वर्ग को दंत से। आपको ये याद रखना होगा मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों कि कतामू दो, एक शब्द याद कर लीजिए, कतामू द ओ।
एक शब्द है, कोडिंग शब्द है, आपको नहीं भूलेगा। कभी कभी ये हो जाता है कि ट व किससे बोला जाता है, तो दिमाग में ये भूलने वाली चीज़ होती है। देखिए, इसमें कोई दिमाग बहुत नहीं लगाई जाती है। जो चीज़ दिमाग लगा के नहीं सोची समझी जाती है वह चीज़ स्मरित नहीं होती है, अर्थात भूल जाती है, वह विस्मृत जल्दी होती है। तो आप 50 बार पढ़े पढ़ाए रहेंगे तब भी आप भूल जाएंगे कि अरे ट वाला किससे बोला जाता है। तो कुछ शब्द अगर उच्चारित हम कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों, कतामू दो, कतामू दो या कतामू दो, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यानी कंठ वाला क से च वाला दूसरा है क च ट त प, इसके विषय में जान ही जाएंगे। तो क से कंठ, तालव्य मूर्धा दंत ओ, यानी कतामू दो, ये शब्द याद कर लीजिए। तो आप ये 25 अक्षरों को भली भांति जान जाएंगे कि ध्वनि में इसका कहाँ से बोला जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ये शब्द याद कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो हम यहाँ बताए कि कुल 41 व्यंजन होते हैं। दूसरा इसमें जो 33 है बेटा मेरे प्यारे साथियों बच्चों, यह य र ल व यह अंतस्थ होते हैं। यह शब्द अलग से भी पूछ दिया जाता है। य र ल व यह अंतस्थ हैं, और श श स ह यह उष्म है। यह इसको बोलने से जब आपको बहुत ठंडक लगेगी, कोई चीज़ तीता चीज़ खाएंगे जहाँ गर्मी की आभास होगी, यह उष्म है, वहाँ स का ही उच्चारण होगा। समझ लीजिए, ठंडा और गर्म का जहाँ ताप का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वहाँ इन शब्दों का आप उच्चारित करेंगे। यह अंतस्थ है, यह हृदय से एक तरीके से अंदर से य र ऐसे बोले जाते हैं। और छ त्र ज्ञ और स, यह प्यारे साथियों संयुक्ताक्षर है। छ हम बताएं कि किससे बनता है, क स से, त र से, ज्ञ ज इ से बनता है, और स एस जो स है यह श और र से बनता है। स यानी इस स से और र से। हम आपको इतना बता दिए मेरे प्यारे साथियों। अब इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे कि क्या हो अनुनासिक, अयोगवा, अल्प प्राण, महाप्राण, इसके विषय में हम चल रहे हैं आपको बताने। मेरे प्यारे साथियों, हम अनुस्वार और यानी अयोगवाह के विषय में बता दें। अनुस्वार यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है कि योग न होने पर भी साथ रहे। अयोगवाह का अर्थ योग न होने पर भी साथ रहे। यह न तो व्यंजन होता है न तो स्वर होता है, और यह वर्णों के इन वर्णों के सहारे चलता है। आइए हम स्वर के प्रकार, प्यारे बच्चों, हम स्वर के प्रकार के विषय में बता दें। स्वर जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं, अर्थात मूल स्वर, इसी को हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं या एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी ह्रस्व जो होते हैं यह एक मात्रिक होते हैं, लघु होते हैं और साथ ही साथ मूल स्वर होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये जो है यह मूल स्वर है, ह्रस्व है। और एक दीर्घ स्वर जो होता है यह द्विमात्रिक होता है, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इनके बोलने में दुगना समय लगता है, एक स्वर का दुगना लगता है। जैसे यह मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाकर बनाए जाते हैं, या एक किसी मूल स्वर में एक अन्य मूल स्वर मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे आ बनता है मेरे प्यारे बच्चों, अ मिल के आ, ई मिल के ई, उ मिल के उ। इसी तरीके से अ, ई मिल के ऐ बनता है, अ, उ मिलकर ओ बनता है, ओ मिलकर औ बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, ओ मिलके औ बनता है। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ और औ। एस जो हैं यह प्यारे बच्चों
द्विमात्रिक स्वर होते हैं। प्यारे साथियों, यह ह्रस्व अ, ई, उ और ई है। और द्विमात्रिक छंद जो है, द्विमात्रिक जो स्वर होते हैं, यह आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इसमें ए, ऐ, ओ और औ यह संयुक्ताक्षर स्वर भी कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर ए, ऐ, ओ और यह संयुक्ताक्षर स्वर भी होते हैं और यह सब द्विमात्रिक स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके बाद प्लूत जो होता है, एक प्लूत होता है, यह त्रिमात्रिक होता है। जैसे इसका वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है, अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे ओम जो है, यह त्रिमात्रिक है स्वर। जैसे कोई चीज बाप रे, रे जब लगाया जाता है दुख में, तो ऐसी स्थिति में यह त्रिमात्रिक होता है। इसमें तिगुना समय लगता है और एक मूल स्वर का, दीर्घ स्वर में एक मूल स्वर का दुगुना समय लगता है और प्लूत में एक मूल स्वर का तिगुना समय लगता है। प्यारे बच्चों, अब इसके विषय में हम आपको बता दें, अनुनासिक, अनुस्वार, निरानुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। अनुनासिक जो होते हैं, यह नाक और मुंह से मिलाकर बोले जाते हैं। जो चांद और बिंदु होता है, यह अनुनासिक है। यह मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव, आंगन, पांव, ये जो है अनुनासिक है। इसका नाक और मुंह दोनों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार जो होता है, जो बिंदु केवल होता है, यह नाक से केवल बोला जाता है। जैसे अंगूल, दंत, पंत, छंद, ये सब जो है अनुस्वार होते हैं। यह अनुस्वार है और यह जो है अनुनासिक है। मेरे प्यारे साथियों, यह अनुनासिक है। अनुनासिक को नाक और मुंह दोनों मिलाकर बोला जाता है। अनुस्वार को केवल नाक से बोला जाता है। और जैसे एक शब्द निरानुनासिक है, जो अनुनासिक नहीं है। जैसे इधर, उधर, इसमें न नाक का प्रयोग किया गया है, नाक का प्रयोग नहीं किया गया है। और विसर्ग जो होता है, विसर्ग यह सदैव वर्ण के बाद या दो वर्णों के बीच में लिखा जाता है। यह वर्ण के पहले नहीं लिखा जाता है, यह वर्णों पर आश्रित होता है। जैसे मनः, दुख। इसी तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, हम व्यंजन के विषय में बता दें, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन के विषय में यह तीन प्रकार के स्पर्श, अंतस्तः और ऊष्म। अंतस्तः जो स्पर्श होते हैं, यह क से लेकर म तक, यानी कुल 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग मिलाकर कुल क से लेकर म तक यह 25 वर्ण हैं, जिसे स्पर्श कहा जाता है। यह स्पर्श ये से बोला जाता है। और दूसरा होता है अंतस्तः, यह यर लव, जिसमें जीभ, तालु और दंत, जीभ का भी, तालु का, दंत और ओष्ठ, ये सभी का प्रयोग करते हैं। और लेकिन यह जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का प्रयोग करके यह अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऊष्म है, श, श, स, ह, ये शब्द ऊष्म हैं। ये घर्षण और रगड़ से उत्पन्न होते हैं, या जहाँ पर ऊष्मा होती है ऐसे जगहों पर यह ऊष्म शब्द या ऊष्म वर्ण यह ऊष्म वर्ण या अक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको मालूम हो गया
कि स्पर्श क्या हैं, क से लेकर म तक स्पर्श हैं। यह कतामुदो यानी क वर्ग कंठ और च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धा और त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। तो ये शब्द याद कर लीजिए प्यारे छात्रों और साथियों। यह कतामुदो, यह क से लेकर प वर्ग तक ध्वनि किसके द्वारा बोला जाता है, यह इसके विषय में है, कोट किया गया शब्द है। और एक है यहाँ संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ और स जो है ये तो अलग है, लेकिन यह तीनों जो है यह संयुक्ताक्षर हैं। स को भी संयुक्ताक्षर माना जाता है। कुल मिला जुलाकर हम आपको इसके विषय में बताए। अब हम महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष के विषय में बता दें प्यारे साथियों। मेरे प्यारे छात्रों एवं देखिए ध्यान से कि वायु प्रक्षेप, मुंह से निकलने वाली जो वायु होती है यानी प्रक्षेपित वायु के आधार पर प्यारे साथियों यह व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रक्षेपित वायु यानी मुंह से जो वायु निकलती है, निकलना ही प्रक्षेप है। यानी प्रक्षेपित वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। प्रिय छात्रों, पहला अल्प प्राण और दूसरा जो होता है महाप्राण। जैसे अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, इसको हम परिभाषित कर दें कि श्वास अल्प मात्रा में निकलती है। जो अल्प प्राण होते हैं इसमें श्वास अल्प मात्रा में निकलती है और हकार जैसी ध्वनियों का अनुपस्थित होती है, अर्थात हकार जैसी ध्वनियाँ इसमें नहीं पाई जाती है। जिस ध्वनि में हकार अनुपस्थित हो और कम श्वास प्रक्षेपित हो, ऐसे व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में जो विषम स्थान पर रखे गए हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, पहले स्थान पर ये हैं, दूसरे पर ये हैं, तीसरे पर ये हैं, चौथा और पांचवा, यानी पहले विषम, तीसरा विषम, पांचवा विषम। यानी विषम स्थान पर जो वर्ण होते हैं क से प वर्ग तक, ये सभी जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, ग, अंग क वर्ग में, च वर्ग में च, ज, इय, ट वर्ग में ट, ड, अड़, त वर्ग में त, द, न और प वर्ग में प, ब और म। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यह पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर, विषम स्थान पर, वह विषम देखिए, विषम सम विषम लिखे हैं, विषम सम विषम, यानी विषम स्थान पर पहला, तीसरा, पांचवें स्थान पर जो वर्ण हैं यह अल्प प्राण होते हैं। यह 5 तिहाई 15 और 7 अंतस्थ जो होते हैं य, र, ल, ये भी उसी के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कुल 15 इसमें हो गए और य, र, ल, व मिलाकर कुल 19 जो हैं यह होते हैं अल्प प्राण। फिर से सुन लीजिए, पहले, तीसरे, पांचवें स्थान पर जो वर्ण आते हैं और साथ ही साथ य, र, ल, व अंतस्थ मिलाकर यह अल्प प्राण होते हैं। इनको बोलने में कम श्वास निकलती है, हकार अनुपस्थित होती है। यह विषम स्थानों पर बनने वाले वर्ण होते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, महाप्राण जो होते हैं इसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और साथ ही साथ हकार उपस्थित होता है, अर्थात हकार के साथ बोले जाने वाले व्यंजन जिसमें अधिक श्वास प्रक्षेपित होता है वह महाप्राण कहलाते हैं। यह दूसरे और चौथे सम स्थान पर
जो वर्गों के क से लेकर प वर्ग के बीच दूसरे और चौथे स्थान पर जो होते हैं, दूसरे और चौथे स्थान पर लिखे जाते हैं, अर्थात सम स्थान पर, और साथ ही साथ ऊष्म शब्द जो होते हैं स ह, ये मिलाकर यह महाप्राण बनते हैं। तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या यानी 5 दूनी के 10 और 4 ऊष्म 14। कहने का मतलब बेटा दूसरे और चौथे स्थान सम के स्थान पर जो वर्ण लिखे जाते हैं वह महाप्राण होते हैं। साथ ही साथ जो ऊष्म शब्द होते हैं यह भी महाप्राण में आते हैं। तो यह 5 दूनी के 10 4 14 जो वर्ण व्यंजन हैं यह महाप्राण होते हैं। प्यारे साथियों, अब हम आपको घोष अघोष के विषय में बताएंगे।